नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम फोबिया में। और सब लोगों को नए साल के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं, हमारी टीम प्रार्थना करती है कि आपका ये वर्ष आपके लिए सफलताओं के नए आयाम, नए कीर्तिमान स्थापित करे और आप जिस भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो उस एग्ज़ाम में आप सफलतापूर्वक सक्सेस पाएँ। तो अब तक हम लोग, जैसे कि आप लोग जानते हैं, दृष्टि आईएएस संस्थान के मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे थे। तो इन मॉडल टेस्ट पेपरों में अब तक हम लोग दृष्टि के 11 टेस्ट पेपर सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे दृष्टि का पेपर संख्या 12। इसके साथ ही मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, कल यूपीपीसीएस 2024 का नोटिफिकेशन आ गया है और जिसका एग्ज़ाम 17 मार्च को दिखाया जा रहा है और वो 17 मार्च को हो जाएगा। तो उस एग्ज़ाम को देखते हुए भी हमारी टीम शीघ्र ही विभिन्न संस्थानों द्वारा आयोजित पेपरों को यहाँ पर सॉल्व कराएगी और इसके साथ ही हम लोग पर्सनली आपके जो क्वेश्चंस होंगे, उनके डाउट सेशंस होंगे, तो विभिन्न टॉपिक वाइज एक रिवीजन बैच स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और उनकी लाभान्वित होइए। तो आज ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं दृष्टि आईएएस संस्थान का पेपर संख्या 12। देखते हैं इसमें क्या है मित्रों। पहला क्वेश्चन है, एक सींग वाले गैंडों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ये प्राकृतिक रूप से केवल भारत में पाए जाते हैं। क्या हैं? प्राकृतिक रूप से केवल भारत में पाए जाते हैं। दूसरा, इन्हें IUCN की लाल सूची में, जिसका मतलब होता है सुभेद्य के में सूचीबद्ध किया गया है। और तीसरा, यह भारत में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले गैंडे की एकमात्र प्रजाति है। तो यहां पर यदि हम बात करें कि पहला क्या टॉपिक बता रहा है कि ये केवल भारत में पाए जाते हैं, तो ये बात बिल्कुल गलत है। ये भारत के अलावा भारत के पड़ोसी देशों जैसे नेपाल, पाकिस्तान, भूटान आदि देशों में भी क्या होते हैं? पाए जाते हैं। ठीक है, और भूटान में पाए जाते हैं। यानी पहला तो हमारा बिल्कुल गलत है। दूसरा क्या कह रहा है? इन्हें IUCN की लाल सूची में सुभेद्य के रूप में रखा गया है। ये बात बिल्कुल क्या है मित्रों? सही है। तीसरा क्या कह रहा है? यह भारत में प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली गैंडे की एकमात्र प्रजाति है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ये भारत में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले गैंडे की एकमात्र प्रजाति है। तो इस कथन में कितने कथन सही हैं? यानी पहला गलत, दूसरा और तीसरा सही। यानी हमारे कितने कथन सही हैं? 2 कथन हमारे यहाँ पर सही हैं। यानी विकल्प बी हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट आ जाइए, भारत के प्रायद्वीपीय खंडों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है उस पर देखते हैं। इस खंड में मुख्यतः प्राचीन क्रिस्टलीय शैलें हैं। क्या हैं? मुख्यतः प्राचीन क्रिस्टलीय शैलें हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, प्राचीन क्रिस्टलीय शैलें यानी जो ग्रेनाइट से बनती हैं, जो नीस से बनती हैं और जो शिस्ट हैं, इनसे निर्मित है। यानी हमारा प्राचीन प्रायद्वीपीय भारत, यानी हमारा ये वाला हिस्सा किससे निर्मित है? प्राचीन क्रिस्टलीय शैलों से निर्मित है। ओके। दूसरा क्या? हिमालय क्षेत्र की तुलना में अपेक्षाकृत कम विवर्तनिक और गतिविधियों में की इसकी विशेषताएं हैं। विवर्तनिक गतिविधियों का मतलब होता है जहां पर स्टेबिलिटी मौजूद रहे, यानी इसमें कोई अनसर्टेनिटी नहीं है। कहने का मतलब है ये स्टेबल है, इसमें कोई भी भूगोलिक हलचल नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कथन बिल्कुल सही लग रहा है। तीसरा, मेघालय पठार खंड के पूर्वोत्तर सीमा को चिन्हित करता है। मेघालय पठार की खंड, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये वाला जो क्षेत्र है, छोटा नागपुर के पठार जो है वो आपका मेघालय पठार का ही एक हिस्सा है। यानी यहाँ पर जो ये भी स्टेटमेंट दिया है, क्या है? पूर्णतः सही स्टेटमेंट है। पहला भी पूर्णतः सही स्टेटमेंट है, दूसरा भी सही है। यानी कुल मिला के हमारे दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तीनों। यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? सही होगा।
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर और देखते हैं 3 क्या कह रहा है। भारत में दून और द्वार स्थलाकृतियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, हिमालय के गिरिपाद में स्थित निचले स्तर के जलोढ़ मैदान दून स्थलाकृतियों की विशेषताएं हैं। यानी हिमालय के गिरिपाद में, यानी हिमालय के जो पहाड़ी का यानी घाटी का जो हिस्सा होता है वहां पर दून स्थलाकृतियां बनती हैं। ये बात बिल्कुल क्या है हमारी सही है। दूसरी बात क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है द्वार स्थलाकृतियां उच्च हिमालयी क्षेत्रों में हैं जिनका उपयोग मुख्य रूप से कृषि के लिए किया जाता है, मूलतः हिमालय के उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती हैं। तो यहाँ पर जरा हिमालय का विस्तार देख के हम आपको बताते हैं। जैसे ये आपका नॉर्थ इंडिया का क्षेत्र है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें, यहाँ पर यदि हम बात करें तो मित्रों आप देखेंगे आपका ये हिमालय सुलेमान पर्वत से शुरू होकर पूरा नॉर्थ ईस्ट तक चला जाता है, आराकामा पर्वत तक चला जाता है, म्यांमार तक चला जाता है। ठीक है, अब बात आती है दून की। तो जो आपका पहाड़ी का हिस्सा है, जो उत्तराखंड का हिस्सा है, तो वहां पर ये दून रास्ते बनाते हुए करती हैं। घाटियों में कई घाटियां बनती हैं जो दून के तौर पे जानी जाती हैं। यानी दून जैसे आपका देहरादून हो गया, ठीक है, ये सारे दून यहाँ पर निर्मित होते हैं जो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड यानी गढ़वाल हिमालय का, कुमायूं हिमालय का बहुत हिस्से के तौर पे जानी जाती है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये आपके उच्च भूमि क्षेत्रों में किसी निचले स्तर के जलोढ़ मैदान की स्थलाकृतियां हैं। ये बात बिल्कुल क्या है सही है। ठीक है, जलोढ़ मैदान की। लेकिन अगर हम यहीं पे बात कर लें कि द्वार क्षेत्र हिमालयी क्षेत्रों में स्थित हैं, तो ये उच्च हिमालयी क्षेत्रों में नहीं है, ये हाइट यानी दून के बाद की नीचे वाली हाइट वाले क्षेत्रों में आते हैं। जबकि दून जो है, दून से थोड़ी नीचाई पे चले जाएंगे तो मैदानी क्षेत्रों में हिमालय का जो क्षेत्र है वो आपका द्वार का निर्माण करता है। तो आप देखते हैं कि जो मैदानी क्षेत्र होता है वहां पर कृषि आराम से की जा सकती है, तो कृषि के लिए तो ये अच्छा है। लेकिन ये अगर आप कहीं उच्च हिमालय क्षेत्र में है तो ये गलत है, ये उच्च हिमालय क्षेत्र में नहीं आता है, ये मैदानी क्षेत्र का हिस्से के तौर पे जाना जाता है। ठीक है, हिमालय के गिरिपाद के निचली मैदानों में है जो पूर्वोत्तर और उत्तर पश्चिमी भागों में आते हैं। ठीक है, पूर्वोत्तर और उत्तर पश्चिमी, उच्च में नहीं आएगा, यानी दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। तो इन कथनों में से कौन सा कथन सही है, केवल एक कथन सही है, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट आ जाइए, भारत में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के मानक समय IST ग्रीनविच माध्य समय GMT से 6 घंटे 30 मिनट पीछे है। उत्तर पूर्व भारत 3 प्रमुख टाइम जोनों का पालन करता है। तो यहां पर यदि हम बात करें IST जो है वो कितने समय में आता है, IST मानक समय ग्रीनविच माध्य से कितने घंटे, 5 घंटे 30 मिनट आगे है और ये 6 घंटे 30 मिनट, यानी ये स्टेटमेंट गलत है। स्वतंत्रता के पूर्व भारत 3 प्रमुख टाइम जोनों में बटा हुआ था। यदि हम बात करें स्वतंत्रता के पूर्व भारत ब्रिटिश राज्य में पहली बार 1884 में इसे टाइम जोन में बांटा गया और ये कितने टाइम जोनों में बटा हुआ था, ये 3 टाइम जोनों में बटा हुआ था। ये बात बिल्कुल सही है, यानी 1884 में इसको बांटा गया था और 3 टाइम जोनों में बांटा गया था। ठीक है, और 1906 से 1906 से इसे एक टाइम जोन के अंतर्गत ला दिया गया है, यानी दूसरा स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा सही हो गया। देखते हैं और क्या स्टेटमेंट है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो उपरोक्त कथनों में से मित्रों दूसरा कथन सही है, यानी ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, क्या है उसे समझते हैं। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह PVTGS के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मध्य प्रदेश में नामित विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह PVTGS की संख्या सबसे अधिक है। भारत में कुल 75 नामित PVTG हैं। पंजाब और हरियाणा में नामित PVTG की संख्या नगण्य है। तो यहां पर यदि हम बात करें कौन सी बात बिल्कुल सही होगी, तो यहां पर कौन कौन से कथन सही हैं इसके बारे में बताया गया है। तो मध्य प्रदेश में नामित विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह PVTGS की श्रेणी में संख्या सबसे अधिक है, तो ये गलत है, क्योंकि सबसे अधिक PVTGS की संख्या की अगर हम भारत में बताएं तो वो आपकी किस क्षेत्र के अंतर्गत आएंगी, तो ये आपकी अनुसूचित जातियां
उड़ीसा में है। कहां पर है? उड़ीसा में है सबसे अधिक। ठीक है, किसमें है? खतरे में है, जो उन्हें पीवीडीजीएस श्रेणी में रखा गया है। भारत में कुल 75 नामक पीवीडीजीएस हैं, ये बात बिल्कुल सही है। पंजाब और हरियाणा में पीवीडीएस संख्या नगण्य है, ये बात बिल्कुल सही है। यानी यहां पर 2 और 3 बिल्कुल सही होंगे, यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट, वेनेडियम तत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उपयोग लौह इस्पात उद्योग और विमानन उद्योग में किया जाता है। यह अच्छी संरचनात्मक क्षमता वाली एक संक्रमण धातु है। भारत में प्रचुर मात्रा में उत्पादन होने के कारण इसका आयात नहीं किया जाता है। उपरोक्त कथनों में कितने सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3, कोई भी नहीं। तो यहां पर यदि हम बात करें कि वेनेडियम तत्व के संबंध में बात की गई है, तो वेनेडियम का प्रतीक V होता है और यह अच्छी संरचनात्मक वाली संक्रमण धातु है, ये बात बिल्कुल सही है। छठवें की अगर हम बात करें तो पहले की अगर बात करें, इसका उपयोग लौह इस्पात उद्योग विमानन उद्योग में किया जाता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। भारत में प्रचुर मात्रा में उत्पादन होने के कारण इसका आयात किया जाता है, तो यहाँ पर ये बात थोड़ी गलत है, क्योंकि भारत में इसकी पर्याप्त मात्रा उपलब्ध नहीं है, इस कारण इसका आयात किया जाता है। क्या है? इसका आयात किया जाता है, यानी ये स्टेटमेंट गलत है। और 2021 का डेटे के अनुसार अगर देखें तो $115 मिलियन हमने इसी को लाने में खर्च कर दिए, यानी ये स्टेटमेंट गलत। 2 और 1 सही, यानी केवल 2 स्टेटमेंट सही हैं। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्या कह रहा है 7? इसे समझते हैं। सुएज नहर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक प्राकृतिक समुद्र स्तरीय जलमार्ग है। ओके, यह भूमध्य सागर और काला सागर को जोड़ता है। यह मिस्र और सऊदी अरब के बीच में स्थित है। यदि हम सुएज नहर की बारे में बात करें तो सुएज नहर एक कृत्रिम समुद्र स्तरीय जलमार्ग है, जो मिस्र में सुएज जल संधि उत्तर से दक्षिण तक विस्तृत है। ठीक है, तो ये भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। किसे जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को, यानी दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। मिस्र और सऊदी अरब के बीच में स्थित है। तो यदि हम बात करें कि ये अफ्रीका को एशिया से अलग करती है और मिस्र की मुख्य भूमि से उसे सिनाई प्रायद्वीप में स्थित है। ठीक है, जो सऊदी अरब के बीच स्थित है, ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यह प्राकृतिक समुद्र स्थलीय जलमार्ग है, ये प्राकृतिक नहीं, ये कृत्रिम समुद्र स्थलीय जलमार्ग है। यह भी स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया, यानी तीनों स्टेटमेंट गलत हैं। तो यहां पर कोई भी कथन हमारा सही नहीं है, डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्या कह रहा है 8? इसे समझते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। खनन क्षेत्र और खनिज: ग्रीनबुश ऑस्ट्रेलिया, रूट जर्मनी, चुक्विकामाता चिली। तो आपको बताना है कौन सा खनिज कहां पर पाया जाता है। तो यहां पर यदि हम बात करें, ग्रीनबुश ऑस्ट्रेलिया में स्थित है और ये लिथियम का एक महत्वपूर्ण स्थल है, यानी यहां से लिथियम मिलता है, बिल्कुल सही है। रूर जर्मनी में नहीं, रूर क्षेत्र जर्मनी में स्थित है। और यहां पर यदि हम बात करें तो रूर क्षेत्र जो है वो यूरेनियम के लिए नहीं बल्कि कोयले के लिए जाना जाता है। किसके लिए? कोयले के लिए, यानी दूसरा स्टेटमेंट गलत। चिक्विकामाता चिली तांबे के लिए जाना जाता है, ये बात बिल्कुल सही है, यानी 2 सही हैं, यानी ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और देखते हैं 9 का भी। समुद्री जल उत्प्रवाह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है पहला पॉइंट? यह जल धाराओं द्वारा गर्म जल को महासागरीय सतह पर लाने की प्रक्रिया है। 2, यह समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक उत्पादकता में वृद्धि करने में मदद कर सकती है। 3, यह पवनों और पृथ्वी के घूर्णन के परिणामतः घटित होता है। 4, यह तटीय उत्प्रवाह, समुद्री शैवाल और प्लवक की वृद्धि को नष्ट कर देती है। 3, उपरोक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं? तो यहाँ पर बताने हैं कितने कथन सही हैं। तो पहला कथन क्या कह रहा है
यह जल धाराओं को, गर्म जल को महासागरीय सतह पर लाने की प्रक्रिया है। तो समुद्री उत्प्रवाह में अगर बात करें तो जल धाराओं द्वारा, उत्प्रवाह जल धाराओं द्वारा गर्म जल को महासागरीय सतह पर लाने की प्रक्रिया है। गर्म जल को महासागरीय सतह पर, यह जल धाराओं द्वारा गर्म जल को महासागरीय सतहों पर लाने की प्रक्रिया नहीं है। क्या है? प्रक्रिया नहीं है, बल्कि क्या करती है यह समुद्र की गहराई से महासागरीय सतह तक स्थिर शीतल पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा में जल की ऊपर उठने से संबंधित है। यानी समुद्र की गहराई में जो पोषक तत्व होते हैं उसे ऊपर तक लाने की एक प्रक्रिया के तौर पे जाना जाता है इसे। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट पहला दिया गया है ये कैसा है? ये गलत हो गया। दूसरे स्टेटमेंट पर आते हैं। दूसरा क्या कह रहा है? उत्प्रवाह समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक उत्पादकता में वृद्धि करने में मदद कर सकता है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि उत्प्रवाह मैंने आपको क्या बताया, उत्प्रवाह वो होता है जो समुद्र के भीतर शीतल जल जो होता है उसको ऊपर लाता है, और ये जो शीतल जल है ये अपने साथ समुद्र के नीचे के पोषक तत्वों को भी ऊपर तक ले आता है। जब ऊपर तक वो आ जाएंगे तो ये समुद्र का पोषण स्तर, यानी कहने का मतलब है वहां पर मछलियां और अन्य जीव जंतु आ जाएंगे पोषक तत्व ग्रहण करने के लिए, यानी पोषक तत्व की उत्पादकता बढ़ जाती है। ये बात बिल्कुल यहाँ पर सही प्रकट होती है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला पॉइंट, यह पवनों और पृथ्वी के घूर्णन के परिणामतः घटित होती है। ये भी बात बिल्कुल सही है, पवनों और पृथ्वी के घूर्णन के परिणामतः ही घटित होती है। विशेष रूप से यह पवन परिणामतः घटित होती है, विशेष रूप से पवन प्रारूप में प्रेरित होता है। ठीक है, तो ये भी कथन बिल्कुल सही है। तटीय उत्प्रवाह समुद्री शैवाल और प्लवक की वृद्धि को नष्ट कर देता है, जिसमें पोषक तत्वों से भरपूर जल सतह पर आता है, और जिस कारण पोषक तत्वों की बढ़ती उपलब्धता परिणाम स्वरूप समुद्री शैवालों और प्लवकों के विकास में मदद होता है। ठीक है, तटीय उत्प्रवाह क्या होता है? समुद्री, ये भी क्या होता है? पोषक तत्वों को तट तक लाता है, जिससे शैवाल और प्लवकों में वृद्धि हो जाती है, न कि नष्ट होते हैं। तो यहाँ पर भी ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। यानी हमारे 2 और 3 स्टेटमेंट सही हैं, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। भारत में पत्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुंबई एक प्राकृतिक पत्तन है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ओके, ये बात बिल्कुल सही है। कोलकाता पत्तन भारत का एकमात्र प्रमुख नदी पत्तन है, बिल्कुल सही है। हुगली नदी पर स्थित है, ये कहां पर है? हुगली नदी पर। धुलाई की मात्रा के आधार पर कांडला पत्तन सबसे बड़ा पत्तन है, बिल्कुल। गुजरात का कांडला पत्तन हमारी धुलाई की मात्रा में सबसे बड़ा पत्तन है। यानी यहां पर तीनों स्टेटमेंट क्या हो गए? सही हो गए, और हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? दजुक घाटी निम्नलिखित में किस राज्य के बीच स्थित है? दुजुक घाटी निम्नलिखित में किस राज्य के बीच स्थित है? दुजुक घाटी, जिसे मित्रों फूलों की घाटी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फूलों की घाटी भी कहा जाता है। असम और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ठीक है, और मिजोरम और नागालैंड। तो ये जो दजुक घाटी है ये आपकी स्थित है नागालैंड और मणिपुर के मध्य, यानी ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर और देखते हैं 12 क्या कह रहा है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। नदी है, शहर है। नर्मदा, जबलपुर, कावेरी, हैदराबाद, कृष्णा, विजयवाड़ा, यमुना, मथुरा। तो यहाँ पे बताना है कौन सा नगर किस नदी के किनारे स्थित है। तो मित्रों यहाँ पर देखते हैं, नर्मदा जो है वो जबलपुर, बिल्कुल सही है। कावेरी की अगर हम बात करें तो कावेरी के तट पर हैदराबाद स्थित नहीं है, बल्कि कावेरी नदी जो है वो दक्षिणी राज्यों कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर प्रवाहित होती है। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत है। हैदराबाद के बारे में अगर हम बात करें तो ये जो है वो मूसी नदी के किनारे स्थित है। कृष्णा की अगर हम बात करें तो कृष्णा विजयवाड़ा नदी के किनारे स्थित है। यमुना मथुरा के किनारे स्थित है। तो कितने सही सुमेलित हैं? 3 सही सुमेलित हैं। ऑप्शन सी हमारा सही
होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 और देखते हैं क्या कह रहा है 13। वृद्धिशील पूंजी उत्पादन अनुपात ICOR क्या है? किसी दिए गए वर्ष में कुल पूंजी निवेश और कुल लाभ का अनुपात। बी, किसी दिए गए वर्ष में कुल पूंजी निवेश और कुल श्रम बल का अनुपात। सी, किसी दिए गए वर्ष में उत्पादन के अतिरिक्त इकाई में वृद्धि के लिए अतिरिक्त पूंजी निवेश का अनुपात। और डी, किसी दिए गए कुल श्रम और कुल उत्पादन का अनुपात। तो यहां पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ICOR क्या होता है? अगर हम बात करें तो ICOR होता है किसी दिए गए वर्ष में उत्पादन के अतिरिक्त इकाई वृद्धि में के लिए अतिरिक्त पूंजी निवेश के अनुपात को ICOR कहा जाता है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्या कह रहा है? भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में इम्पॉसिबल ट्रिनिटी पद का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए, बजट को संतुलित करने, राजकोषीय स्थायित्व प्राप्त करने और ऋण में कमी लाने की चुनौती। बी, एक ही समय में निश्चित विनिमय दर, स्वतंत्र मौद्रिक नीति और पूंजी गतिशीलता की अवधारणा। सी, आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हुए मुद्रास्फीति और गैर निष्पादित परिसंपत्तियों को नियंत्रण करने में सरकार की असमर्थता। डी, आय असमानता, बेरोजगारी और आर्थिक विकास के बीच समझौता। तो यहां पर यदि हम बात करें तो इम्पॉसिबल ट्रिनिटी पद जो है वो एक ही समय में निश्चित विनिमय दर, स्वतंत्र मौद्रिक नीति और पूंजी गतिशीलता की अवधारणा को इम्पॉसिबल ट्रिनिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ठीक है, और ये किया जाता है विदेशी पूंजी के प्रवाह की स्थिति बरकरार बनी रहे इसलिए। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। निम्नलिखित खुदरा भुगतान और निपटान प्रणालियों पर विचार कीजिए। तत्काल भुगतान सेवा IMPS, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरेंस हाउस NACH, फास्टैग रिचार्ज, भारतीय डाक भुगतान बैंक, एकीकृत भुगतान इंटरफेस और नेशनल फाइनेंशियल स्विच NFS। उपरोक्त में से कितने भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के पहले हैं? यानी अगर हम बात करें कितनी हैं उनके बारे में बात करते हैं, तो यहां पे यदि हम बात करें कौन कौन सी उसके अंतर्गत आएंगी, तो यहां पर मित्रों अगर हम बात करते हैं तो NFS आपकी नेशनल फाइनेंसिंग स्विच, ये भी आपकी NPI के अंतर्गत आती है, राष्ट्रीय पेमेंट सिस्टम के अंतर्गत आती है। IMPS तत्काल ये भी आती है। ठीक है, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस ये भी आती है। ठीक है, इसके अलावा आधार भुगतान प्रणाली, आधार सक्षम प्रणाली। ठीक है, भारतीय डाक भुगतान बैंक, फास्टैग रिचार्ज ये भी आती है। ठीक है, एकीकृत भुगतान इंटरफेस ये भी आती है। भारतीय डाक भुगतान बैंक। ठीक है, तो भारतीय डाक भुगतान बैंक जो है वो NPCI के अंतर्गत नहीं आती, बल्कि भारतीय पोस्ट पेमेंट की शुरुआत 1 सितंबर 2018 को हुई थी। 1 सितंबर 2018 से इसकी शुरुआत की गई थी और ये 100% इक्विटी के साथ NPCI की पहल नहीं है। यानी कितनी आती हैं? केवल 5 आती हैं। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। किसी पादप को कीटों के प्रति प्रतिरोधी बनाने के लिए आनुवांशिक रूप से संशोधित करने की एक विधि। 2, मानव के क्लोनिंग से जुड़ा एक आविष्कार। शतरंज खेलने की विधि, साहित्यिक कार्य, शैवाल की खेती की एक विधि, कैंसर की नई दवा की विधि। उपरोक्त में से कितने भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970 के अंतर्गत पेटेंट किए करने योग्य हैं? तो यहां पर यदि हम बात करें किसी पादप को कीटों के प्रति प्रतिरोधी बनाने के लिए आनुवांशिक रूप से संशोधित करने की एक विधि की अगर हम बात करें तो इसका पेटेंट अधिनियम के अंतर्गत ठीक है,
तो पेटेंट करने के अंतर्गत की अगर हम बात करें कितने आएंगे, तो यहां पर शैवाल की खेती की एक विधि, ये पेटेंट के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, मानव क्लोनिंग से जुड़ा कोई आविष्कार पेटेंट के अंतर्गत आ जाएगा। साहित्यिक कार्य नॉट पेटेंट, शतरंज खेलने का नॉट पेटेंट, कैंसर की नई दवा का आविष्कार नॉट पेटेंट, किसी सामुदायिक कीटों के प्रति नॉट पेटेंट। यानी कितने अधिनियम के तहत हैं, केवल 2 पेटेंट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसके अलावा मशरूम उगाने की विधि पेटेंट में है, खरपतवार हटाने के तरीके पेटेंट में है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्या है, भारत में औषधि के क्षेत्र में संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करिए विचार और हमें भी कराइए। क्या है, राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण एनपीपीए एक नई औषधियों के अनुमोदन और दवाओं के लिए मानक निर्धारित करने हेतु जिम्मेदार हैं। तो मानक निर्धारित करने हेतु एनपीपीए जिम्मेदार नहीं है, बल्कि डीओपी इसका जिम्मेदार है, डिपार्टमेंट ऑफ औषधि मूल्य निर्धारण करने के लिए जिम्मेदार है। यानी पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत। राष्ट्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन सीडीएससीओ देश में आयातित दवाओं की गुणवत्ता और भारत में निर्धारित नियंत्रण को रखता है, ये बात बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण एनपीपीए और केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन सीडीएससीओ दोनों स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन आती हैं। नहीं, ये दोनों परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन नहीं आती हैं, बल्कि रसायन और उर्वरक औषध विभाग के अंतर्गत आती हैं। रसायन और उर्वरक औषध विभाग के अंतर्गत आती हैं। यानी तीसरा भी स्टेटमेंट गलत है। देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या आ रहा है। उपरोक्त में से कितने सही हैं, केवल एक सही है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्या कह रहा है 18, इसे समझते हैं। निम्नलिखित में टोबिन टैक्स का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। टोबिन टैक्स पहला, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना। बी, वित्तीय विनिमय और के माध्यम से जलवायु परिवर्तन का समाधान करना। सी, कल्पित मुद्रा व्यापार और विनिमय दर को अस्थिरता को कम करना। और डी, विलासिता की वस्तुओं पर कर लगाकर आय की समानता को बढ़ावा देना। यदि हम टोबिन टैक्स के बारे में बात करें, ठीक है, कल्पित मुद्रा यानी हॉट मनी और विनिमय दर की अस्थिरता को कम करना ही आपका टोबिन टैक्स का मतलब होता है। टोबिन टैक्स में होता क्या है, टोबिन टैक्स मित्रों एक तरह से एक ऐसा टैक्स होता है जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की अस्थिरता पैदा कर सकता है। एकदम इसका प्रभाव यदि बढ़ जाए तो अस्थिरता पैदा हो जाती है। तो भारत सरकार इस तरह के प्रभाव को, इस तरह के मुद्राओं के प्रभाव को देश में होने से रोकती है, तो इसके लिए टैक्स लगाती है। इसी टैक्स को आप लोग क्या कहते हैं, टोबिन टैक्स के तौर पे जानते हैं। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्या कह रहा है 19, इसे समझते हैं। विदेशी निवेश सुविधा पोर्टल FIPP के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह निवेशकों के लिए विदेशी पोर्टफोलियो निवेश की सुविधा हेतु भारत सरकार की एक ऑनलाइन एकल बिंदु अंतरा फलक है। एकल बिंदु अंतरा फलक है। ठीक है, यह निवेशकों के लिए विदेशी पोर्टफोलियो नहीं, ये क्या है, विदेशी निवेशकों के लिए है। विदेशी निवेशकों को पोर्टफोलियो में निवेश करने के लिए भारत सरकार का ऑनलाइन फलन है, यानी पहला गलत। यह स्वचालित मार्ग से निवेश के लिए एक निकासी पोर्टल है। नहीं, ये निकासी नहीं, अकासी पोर्टल है। आने के लिए इसमें किया जाता है अनुमोदन मार्ग है। अनुमोदन मार्ग जिसके माध्यम से आवेदनों के एकल विंडो की स्वीकृति यूज की जाती है। तो यानी ना ए सही, ना बी सही, ओनली डी सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्या कह रहा है,
इंटरनेट ऑफ बिहेवियर का सर्वोत्तम वर्णन करता है? ए, यह एक पद है जिसका उपयोग व्यक्तियों के ऑनलाइन व्यवहार की निगरानी और विश्लेषण करने के माध्यम के अभ्यास का वर्णन करने के लिए किया जाता है। बी, यह इंटरनेट और भौतिक उपकरणों के बीच संबंध का प्रतिनिधित्व करता है जो घरेलू उपकरणों के रिमोट कंट्रोल की अनुमति देता है। सी, यह एक अवधारणा है जिसमें अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों के ऑनलाइन और ऑफलाइन व्यवहार पर नजर रखना और उसके विश्लेषणों करना शामिल है। यह नैतिक इंटरनेट उपयोग और व्यवहार के लिए दिशा निर्देशों एवं विनियमों के समुच्चय को संदर्भित करता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो मित्रों इंटरनेट ऑफ बिहेवियर यह एक अवधारणा है जिसमें अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों के ऑनलाइन और ऑफलाइन बिहेवियर पर नजर रखना और उनका विश्लेषण करना शामिल है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर और देखते हैं 21 क्या कह रहा है। अंतरिक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए बाह्य अंतरिक्ष और पर्यावरण के दीर्घकालिक उपयोग को सुनिश्चित करने की प्रथा है। स्पेस सस्टेनेबिलिटी रेटिंग की अवधारणा नासा द्वारा विकसित की गई है। 3, संयुक्त राष्ट्र एक सीमित अंतरिक्ष संवहनीयता बनाए रखने के लिए दिशा निर्देश और सिद्धांत प्रदान करती है। उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं? ए, केवल एक, बी, केवल 2, सी, सभी 3 और डी, कोई भी नहीं। ठीक है, तो यहां पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो मित्रों क्या कह रहा है, अंतरिक्ष संवहनीयता शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए बाह्य अंतरिक्ष और उसके पर्यावरण की दीर्घकालिक उपयोग सुनिश्चित करने की एक प्रथा, ये बात बिल्कुल सही है। स्पेस सस्टेनेबिलिटी स्पेस सस्टेनेबिलिटी रेटिंग अवधारणा नासा द्वारा विकसित की गई है, नहीं, इसे नासा द्वारा विकसित नहीं की गई बल्कि एसएसआर अवधारणा विश्व आर्थिक मंच की ग्लोबल फ्यूचर काउंसिलिंग द्वारा की गई है। किसके द्वारा? विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ग्लोबल फ्यूचर काउंसलिंग और ऑन स्पेस टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित की गई है, यानी दूसरा गलत। संयुक्त राष्ट्र एक सीमित अंतरिक्ष संवहनीयता को बनाए रखने के लिए दिशा निर्देश जारी करता है, यानी तीसरा सही। पहला और 3 सही, कौन से सही हैं? केवल 2 स्टेटमेंट सही हैं, यानी ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क वीपीएन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उपयोग इंटरनेट में सुरक्षित और इनक्रिप्टेड कनेक्शन स्थापित करने के लिए किया जा सकता है। 2, यह उपयोगकर्ताओं को दूरस्थ संसाधनों तक पहुंच बनाने के में सक्षम बनाता है यदि वे एक ही स्थानीय नेटवर्क पर हों। 3, इसका उपयोग विशेष रूप से व्यवसायों और संगठनों द्वारा किया जाता है। उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं, तो मित्रों यहाँ पर आपके इसका उपयोग इंटरनेट सुरक्षित और एन्क्रिप्टेड कनेक्शन स्थापित करने के लिए किया जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। उपयोगकर्ता दूरस्थ संसाधनों तक पहुंच बनाने में सक्षम होते हैं, ये भी बात सही है। व्यवसायों और संगठनों के लिए किया जाता है, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो कितने सही हैं? 2 सही हैं, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर 33। रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFID और नियर फील्ड कम्युनिकेशन NFC के बीच मुख्य अंतर क्या है? ए, RFID कम दूरी के बेतार संचार का उपयोग करता है जबकि NFC लंबी दूरी के रेडियो तरंगों पर निर्भर करता है। RFID का उपयोग मुख्य रूप से संपर्क रहित भुगतान के लिए किया जाता है जबकि NFC इक्विटी लॉजिस्टिक पर केंद्रित है। NFC उपकरणों के बीच 2 तरफा संचार की अनुमति देता है जबकि RFID एक दिशीय होता है। ठीक है। तीसरा, RFID एक प्रकार का निष्क्रिय तकनीक है जबकि NFC एक सक्रिय तकनीक है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो
तो यहाँ पर यदि हम बात करें रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन और नियर फील्ड कम्युनिकेशन के बीच मुख्य अंतर, दो तरफा संचार की अनुमति देता है एनएफसी, जबकि आरएफडी एक दिवसीय संचार है, यानी ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्या कह रहा है 24, उसे समझते हैं। खगोल भौतिकी की एक घटना गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ए, गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग मुख्य रूप से विशाल वस्तुओं के बीच विद्युत चुंबकीय संपर्क का परिणाम है। बी, गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग केवल तब होती है जब प्रकाश खाली स्थान से गुजरता है जहां कोई पदार्थ मौजूद नहीं होता। सी, गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग एक विशुद्ध सैद्धांतिक अवधारणा है और इसे ब्रह्मांड में नहीं देखा गया। डी, गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग का कारण प्रकाश जब विशाल पिंडों के निकट से गुजरता है तो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के कारण मुड़ जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो खगोलीय घटना गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग के संबंध में गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग के कारण प्रकाश जब विशाल पिंडों के निकट से गुजरता है तो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के कारण क्या होता है, मुड़ जाता है, यानी ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्या कह रहा है 25, दोहरा क्षुद्र ग्रह पुनर्देशन परीक्षण DART ऐसी प्रौद्योगिकी का मिश्रण परीक्षण करने वाला विश्व का पूर्ण स्तरीय मिशन है जो पृथ्वी को संरक्षित करता है। तो ऑप्शन देखते हैं, क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु से, केवल क्षुद्र ग्रह से, केवल धूमकेतु से, पृथ्वी के टकराने वाले रॉकेट और उपग्रहों के मलबे से। तो यहाँ पर जो है DART वो आपका क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु से क्या करता है, परीक्षण करने वाला पूर्ण स्तरीय मिशन है, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26, पॉलिनीज, एजोल्स, एलेल, लेमाइंस और इचनोकैडिन्स हैं। ए, वर्तमान में उपलब्ध कवकीय रोधी औषधियों की श्रेणियां, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए उपयोगी शैवाल प्रजातियां, कंघी, बोतलों और पाइपों का उपयोग की जाने वाली विभिन्न प्रकार के थर्मोप्लास्टिक, और डी, प्रसंस्कृत भोजन में परिरक्षक के रूप में। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो पॉलिनी, एजोल्स, एल्यूमिन, इचनोकैडिन्स जो हैं वो कवकीय औषधियों की श्रेणियां हैं, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्या कह रहा है 27, उसे समझते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्विक रोगाणु रोधी प्रतिरोध और उपयोग निगरानी प्रणाली रिपोर्ट प्रकाशित करता है। ए, विश्व स्वास्थ्य संगठन, बी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, सी, वैश्विक कल्याण संस्थान, या डी, कार्यस्थल स्वास्थ्य संवर्धन के लिए यूरोपीय नेटवर्क। तो ये करता है विश्व स्वास्थ्य संगठन, यानी ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्या कह रहा है, डीएनए और एमआरएनए वैक्सीन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डीएनए टीकों का उत्पादन करना आसान और अधिक किफायती है एवं आरएनए टीकों के विपरीत ये कक्ष ताप पर स्थिर होते हैं। ओके। दूसरा, आनुवांशिक उत्परिवर्तन संभावित जोखिम के कारण भारत ने किसी भी डीएनए वैक्सीन को अधिकृत नहीं किया है, जबकि एमआरएनए की उपयोग की अनुमति दे दी गई है। तो यहां पर यदि हम बात करें तो क्या है, डीएनए उत्पादन करना आसान है, अधिक किफायती, और एमआरएनए टीकों के विपरीत ये कक्ष पर स्थिर होते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। आनुवांशिक उत्परिवर्तन का संभावित जोखिम के कारण भारत ने किसी भी डीएनए नहीं, भारत ने अभी कोविड-19 की जो वैक्सीन बनाई है वो डीएनए में परिवर्तन करके बनाई है। ये बात बिल्कुल गलत दी गई है। यानी कौन सा कथन सही है, केवल एक कथन सही है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। भारतीय खाद्य संरक्षण और मानक प्राधिकरण FSSAI
के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक सांविधिक निकाय है जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसे गरिष्ठ भोजन के लिए नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है। इसे खाद्य संरक्षण और मानकों से संबंधित विधियों के कार्यान्वयन के साथ साथ कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उपरोक्त कथनों में से कितने कथन क्या हैं, सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम कथनों के बारे में बात करें तो उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? पहला कथन देखते हैं, FSSAI एक सांविधिक निकाय है, ठीक है, और जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो FSSAI जो है 2006 के अनुसार विभिन्न निर्देशों द्वारा काम करता है और ये एक सरकारी संकाय है, न कि एक संवैधानिक निकाय है। और खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत है, ये बात सही है। तो पहला स्टेटमेंट आधा गलत है। इसे गरिष्ठ भोजन के लिए नियम बनाने में शक्ति प्राप्त है। यदि हम इसके भोजन में नियम बनाने की बात करें तो गरिष्ठ भोजन यानी पैकेजिंग के लिए जो बात होती है उसके लिए ये बाध्य है। दूसरा सही है। खाद्य संरक्षण सुरक्षा मानकों से संबंधित विधियों एवं कार्यान्वयन के साथ साथ कृषि और प्रसंस्करण के निर्यात की जिम्मेदारी सौंपी गई है, ये भी बात बिल्कुल गलत है। इसे निर्यात की जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई है। यानी ऑप्शन कौन सा सही है? केवल एक स्टेटमेंट सही है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्या कह रहा है 30, इसे समझते हैं। निम्नलिखित पर विचार किए, अधिकांश सरीसृपी असमतापी होते हैं, ओके। कुछ स्तनधारी अंडप्रजक होते हैं, ओके। सभी उभयचर ग्रीष्म निष्क्रियता से गुजरते हैं। सभी उभयचर ग्रीष्म निष्क्रियता से गुजरते हैं, ये गलत है। सभी नहीं गुजरते हैं, कुछ गुजरते हैं, बल्कि ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, यानी दो बातें सही हैं। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैव हाइड्रोजन और जैव तेल का उत्पादन औषध और सौंदर्य प्रसाधनों में जैव सक्रिय यौगिक वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के सक्षम कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के समन्वयकर्ता के रूप में। तो यहाँ पर बात करते हैं तो देखते हैं क्या बताता है। जैव हाइड्रोजन और जैव तेल का उत्पादन होता है, सही है। औषध और सौंदर्य प्रसाधनों जैव सक्रिय यौगिक हैं, ये भी सही है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में सक्षम है, ओके, ये भी सही है। और कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड के समनकर्ता के रूप में है, ये भी बात बिल्कुल सही है। यानी तीनों ऑप्शन सही हैं। तो यहाँ पर कौन सा अनुप्रयोग किया जाएगा ऑप्शन में? तो यहाँ पर संभावित चौथा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर, देखते हैं क्या कह रहा है। करी पत्ते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करिए विचार और हमें भी बताइए। करी पत्ते से संबंधित, यह पौधा केवल भारत का ही स्वदेशी पौधा है, ओके। करी पत्ते के पौधे प्रति ऑक्सीकरण होते हैं। पौधा छोटे सफ़ेद फूल उत्पन्न करता है जो स्वयं परागण कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये बात करें कौन कौन से कथन सही हैं। यह पौधा केवल भारत की में ही होता है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। यह पौधा स्वदेशी नहीं, यह पौधा श्रीलंका में और साउथ ईस्ट एशिया में भी होता है, यानी पहला स्टेटमेंट गलत। दूसरा, करी पत्ते पौधे प्रति ऑक्सीकरण के गुण होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। पौधा छोटे सफ़ेद फूल उत्पन्न करता है जो स्वयं परागण कर सकते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। यानी 2 और 3 सही हैं, यानी ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। कदन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रोटीन लाइसिन के अच्छे स्रोत हैं। इसमें पोषण और आहारीय फाइबर की मात्रा अधिक होती है। इसमें उच्च प्रतिऑक्सीकारक गुण होते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? केवल 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, 1, 2, 3। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इनमें पोषण आहारीय फाइबर की मात्रा अधिक होती है, ये बात बिल्कुल सही है। इसमें उच्च प्रतिऑक्सीकारक गुण होते हैं, यह भी बात बिल्कुल सही है। प्रोटीन लाइसिन के अच्छे स्रोत नहीं है, ये बात गलत है। यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा, 2 और 3। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। क्या है 34, उसे समझते हैं।
बाजार तक पहुंच बढ़ाने, बाधाओं से निपटने और स्वच्छता एवं पादप स्वच्छता संबंधी मुद्दों से निपटने के लिए एक संस्थागत तंत्र प्रदान करना, नवीन, स्वदेशी, जैविक, जातीय, पारंपरिक और गैर पारंपरिक कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना, जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं पर ध्यान देने सहित उच्च मूल्य और मूल्यवर्धित कृषि निर्यात को बढ़ावा देना, निम्नलिखित में से कौन 2018 की नीति के उद्देश्य हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें 18 की नीति के उद्देश्य, ये तीनों ही ऑप्शन हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर और देखते हैं 35 क्या कह रहा है। MACS 1407 के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यह वैज्ञानिकों द्वारा विकसित सोयाबीन की एक उच्च उपज वाली कीट प्रतिरोधी किस्म है। बिल्कुल सही है। यह किस्म आधुनिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीकों का उपयोग करके विकसित की गई है। नहीं, इसे आधुनिक उत्तम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से विकसित नहीं किया गया है। कितने कथन सही हैं? केवल एक कथन सही है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। क्या है? भारत में दालों के उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यह खाद्यान्न के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र का लगभग 20% है। ओके, रबी दालों का योगदान कुल उत्पादन में 60% से अधिक है। तो यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शन सही हैं? तो ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। क्या कह रहा है? यह मूलतः उष्णकटिबंधीय पौधा है जो अधिकतम 20 डिग्री सेल्सियस उत्तर और दक्षिणी 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य उगता है और इसकी वृद्धि और उपज के लिए आदर्श तापमान 57 ±5 डिग्री सेल्सियस यानी 27 से +5 -5 डिग्री सेल्सियस और आर्द्रता 60% से अधिक होती है। यद्यपि प्रतिवर्ष लगभग 200 सेंटीमीटर की अच्छी बारिश द्वारा विकसित विकास में उच्च उपज पाने के लिए सर्वोत्तम है। उपयुक्त दशाएं किससे संदर्भित हैं? तो यहाँ पर यदि हम उपयुक्त दशाओं के बारे में बात करें तो ये उपयुक्त दशाएं जो हैं वो नारियल के पौधे के लिए उपयुक्त हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। क्या कह रहा है 38? उसे समझते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। शारीरिक पोषणीय घनत्व कुल जनसंख्या और निवल कृषि योग्य क्षेत्र का अनुपात है। कृषि घनत्व कुल कृषि जनसंख्या और निवल कृषि योग्य क्षेत्र के अनुपात है। 3 जनसंख्या घनत्व और भौगोलिक स्थान में किसी प्रजाति के भीतर व्यक्तियों की सघनता है। यानी जो तीनों ये बातें हैं ये बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। क्या है 39? उसे समझते हैं। नदी घाटी परियोजनाएं और नदियां नागार्जुन सागर, कृष्णा, हीराकुंड, महानदी, कोयना, कावेरी। तो नदी घाटी परियोजना बतानी है कौन सी नदी पर बनाई गई हैं। तो नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है, ये बात बिल्कुल सही है। हीराकुंड नदी घाटी परियोजना महानदी पर सही है। कोयना परियोजना कोयनई नदी महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो यहाँ पर ये गलत दी गई है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। ठीक है, कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 पर। क्या कह रहे हैं 40? उसे समझते हैं। जिम्बाब्वे के बाद भारत के पास विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मैग्नीज अयस्क भंडार है। ओके, ये बात बिल्कुल सही है। अभ्रक का उपयोग मुख्य रूप से विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपयोगों में किया जाता है, ये भी सही है। सीमेंट अधात्विक खनिज का मिश्रण है, ये भी सही है। कच्चा पेट्रोलियम तेल तृतीय कल्प ट्रेटरी पीरियड के अवसादी शैलों में पाया जाता है, ये भी सही है, यानी ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। क्या कह रहा है 41? इसे समझते हैं। वृक्ष अवधारणा
निम्नलिखित पर विचार कीजिए। वृक्ष आवरण से तात्पर्य भूमि के कुल क्षेत्रफल से है जो वृक्षों से आच्छादित हैं, भले ही वृक्ष वन पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा हो या नहीं हो। राज्य वनों की अपनी परिभाषा निर्धारित करने की जिम्मेदार हैं। राज्य वनों की अपनी परिभाषा निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार हैं। तो ये दोनों बातें मित्रों क्या हैं, बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। क्या है 42, उसे समझते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में निर्मित पहली पाइपलाइन नहर कटिया नुनमती बरौनी पाइपलाइन है। विश्व की सबसे लंबी एलपीजी पाइपलाइन जामनगर लोनी एलपीजी पाइपलाइन है। तो यहाँ पर बताना है कौन सी बातें सही हैं। ये दोनों बातें मित्रों पूर्णतः सही हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। क्या कह रहा है 43, उसे समझते हैं हम लोग। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इस्पात का निर्माण पीतल के बर्तन, स्नेहक और पेंसिल लीड उपरोक्त में से कौन ग्रेफाइट के अनुप्रयोग के लिए किया जाता है। तो मित्रों इनमें से लगभग सभी क्या किए जाते हैं, इसके निर्माण के लिए किए जाते हैं, केवल किसको छोड़कर, पीतल के बर्तन को छोड़कर, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। क्या कह रहा है 44, इसे समझते हैं। आयकर के बाद दूरसंचार सरकार के लिए दूसरा सबसे अधिक राजस्व अर्जित करने वाला क्षेत्र है। ओके, ये बात बिल्कुल क्या है आपकी, सही है। भारत वर्तमान में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा दूरसंचार बाजार है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, भारत वर्तमान में दूसरा नहीं बल्कि दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। कौन सा, दूसरा, यानी दूसरा स्टेटमेंट गलत, पहला सही, ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। क्या कह रहा है 45, उसे समझते हैं। मिशन काकतीय संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान सरकार की एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य तालाबों और टैंकों जैसे जल के लघु सिंचाई स्रोतों को पुनः स्थापित करना है। ओके। दूसरा, इसके तहत ग्राम सभा में आयोजित की जाती है और प्रस्तावित योजनाओं को ग्रामीण के साथ चर्चा की जाती है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ये बात तो बिल्कुल सही है, तालाबों और टैंकों में जल के लघु सिंचाई स्रोत को पुनः स्थापित करना है, लेकिन ये राजस्थान नहीं बल्कि तेलंगाना सरकार की पहल है। और दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बैंकिंग, पर्यटन, सॉफ्टवेयर विकास और मत्स्य उपरोक्त में से कौन से प्राथमिक उद्योग के उदाहरण हैं। तो उपरोक्त में से कौन से प्राथमिक उद्योग के उदाहरण हैं, उसे देखना है। तो प्राथमिक उद्योग की अगर हम बात करें तो मत्स्यन ही प्राथमिक उद्योग है, बाकी ये आपके सर्विस सेक्टर यानी टर्सरी सेक्टर के उद्योग हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। क्या कह रहा है 47, उसे समझते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वन धन विकास योजना, जनजातियों के लिए तकनीक, ट्राई फूड योजना, माध्याह्न भोजन योजना उपरोक्त में से किस पहल में भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास महासंघ ट्राइफेड शामिल है। तो यहाँ पर यदि हम ट्राइफेड के बारे में बात करें तो कहाँ कहाँ पर है ट्राइफेड, तो वन धन विकास योजना के अंतर्गत है, जनजातियों के लिए तकनीकी विकास के लिए है, ट्राई फूड योजना के अंतर्गत है, मध्याह्न भोजन योजना ये सरकारी स्कूलों में मध्याह्न कराने से संबंधित है, यानी ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। क्या कह रहा है 48, इसे समझते हैं। आत्मनिर्भर भारत मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य सुरक्षा अनुपालन में सुधार करते हुए प्रतिस्थापन पर ध्यान केंद्रित करके आयात निर्भरता में कटौती करना है। उम्मीद है कि मेक इन इंडिया पहल का पूरक होगा। उपरोक्त कथनों में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें उपरोक्त कथनों में कौन सा कथन सही है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों। तो ये मित्रों दोनों कथन क्या हैं, पूर्णतः सही हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। इंडिया स्टैक सर्वोत्तम रूप से निम्नलिखित में से किसको संदर्भित करता है।
एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस का समुच्चय जो नकद रहित सेवा वितरण की दिशा में भारत की कठिन समस्याओं का समाधान करता है। भारत में मौसम पूर्वानुमान के लिए एक फ्रेमवर्क प्रदान करने वाला डेटा सेट है। ग्रामीण भारतीय कृषि और अनाज भंडारण की एक पारंपरिक विधि है। संरक्षण के लिए डिजिटीकृत प्राचीन भारतीय पांडुलिपियों का संग्रह है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस का समुच्चय है जो नकद रहित सेवा वितरण की दिशा में भारत की कठिन समस्याओं का समाधान करता है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 50, उस पर समझते हैं। भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी भी उच्च न्यायालय के संदर्भ में किसी भी उच्च न्यायालय को किसी भी केंद्रीय विधि को संवैधानिक रूप से अमान्य घोषित करने का अधिकार नहीं होगा। उच्च न्यायालय को केंद्रीय विधि को अमान्य घोषित करने का न्याय अधिकार हो सकता है, ये बात बिल्कुल गलत है। भारत के संविधान संशोधन पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस पर प्रश्न उठाया जा सकता है, ये भी गलत है। मूल अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच सामंजस्य संविधान की मूलभूत संरचना की विशेषताओं में से एक है, ये बात बिल्कुल सही है। कितने सही हैं? केवल एक सही है, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। क्या है 51? वर्ष 1992 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 40 को व्यवहारिक रूप दिया जाता है। यह अधिनियम राज्य विधानमंडल के पिछड़े वर्गों के पक्ष में आरक्षण का प्रावधान करने के लिए अधिकृत करता है। 3, प्रत्येक 5 वर्ष के बाद राज्य वित्त आयोग के गठन करने की बात करता है। राज्यपाल के खातों लेखा परीक्षण के रखरखाव के संदर्भ में प्रावधान को प्राधिकार करता है। उपरोक्त में से कितने सही हैं, इसको बताना है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत व्यवहार से अनुच्छेद 40 का व्यवहारिक रूप दिया गया, ठीक है, पंचायतों को अधिकार दिया गया। दूसरा, राज्य विधानमंडल पिछले वर्गों को आरक्षण प्रदान करने का अधिकृत है, ये भी सही है। ये दोनों बातें सही नहीं है, यानी कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। क्या कह रहा है 52, उसे समझते हैं। पोर्टेबिलिटी, विशिष्ट पहचान संख्या, इलेक्ट्रॉनिक लाभ अंतरण, पते का प्रमाण, नागरिकता का प्रमाण, उपरोक्त में से कितनी आधार की प्रमुख विशेषताएं हैं? तो आधार की विशेषताओं के बारे में यदि हम बात करें तो नागरिकता का प्रमाण ये नहीं है, बल्कि इन सभी चीजों का प्रमाण ये हो सकता है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से मंत्री स्तरीय परामर्श को राज्यपाल के लिए बाध्यकारी बना दिया गया है, ये बात बिल्कुल क्या है? सही है। राज्यपाल के द्वारा राज्यपाल के लिए बाध्यकारी, ये बात सही नहीं है, ठीक है। दूसरा, राज्यपाल के पास मंत्रिपरिषद को बर्खास्त करने के संबंध में संवैधानिक विवेकाधिकार है, यह राज्य की विधानसभा के विश्वास साबित नहीं कर सकते, ये बात बिल्कुल क्या है? गलत है, ये भी बात बिल्कुल सही नहीं है। दूसरी, मृत्युदंड के मामले में राज्यपाल के पास क्षमादान की शक्ति नहीं है, ये बात सही है। राज्यपाल धन विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित कर सकता है, ये भी बात गलत है। तो यहाँ पर केवल एक कथन सही है, यानी ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? सॉरी, 2 कथन सही है। राज्यपाल धन विधेयक को राष्ट्रपति के लिए क्या कर सकता है? आरक्षित कर सकता है, ये बात क्या है आपकी? सही है। तो यहाँ पर आपके 2 कथन सही हैं, एक कथन, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर।
क्या कह रहा है 54, अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास कोष IFAD के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य समावेशन, समोत्थानशीलता और आघात सह माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं एवं खाद्य प्रणालियों को परिवर्तित करना है। 2, यह एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है लेकिन संयुक्त राष्ट्र की मुख्य विशेष एजेंसी नहीं है। हाल ही में इसने अपने स्थायी बॉन्ड को लंदन स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें, पहला कथन जो है वो बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है लेकिन संयुक्त राष्ट्र की कोई एजेंसी नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। हाल ही में इसने अपने स्थायी बॉन्ड लंदन स्टॉक एक्सचेंज को सूचीबद्ध किया, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर। क्या है 55, हाल ही में जन समाचारों में रहा डाकघर घोषणा पत्र संबंधित है। डाकार घोषणा पत्र, आर्द्रभूमि पुनर्स्थापना, जल संरक्षण, आपदा प्रबंधन या सड़क सुरक्षा। तो डाकार घोषणा पत्र जो है वो सड़क सुरक्षा से संबंधित है। ठीक है, अफ्रीकी देशों द्वारा डाकार घोषणा पत्र किया गया सड़क सुरक्षा के लिए वैश्विक योजना के कार्यान्वित करने वाला उप क्षेत्रीय सम्मेलन में अपनाया गया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर और देखते हैं क्या कह रहा है 56। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? महासभा, सुरक्षा परिषद, न्याय परिषद, आर्थिक सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। उपरोक्त में से कितने संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंग हैं? केवल 2, केवल 3, केवल 4, सभी 5। तो यहाँ पर बात करते हैं तो संयुक्त राष्ट्र संघ के ये सभी क्या है? अंग हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित देशों को देखिए, उपरोक्त में से कौन से देश इराक के साथ भूमि साझा करते हैं? किसके साथ? इराक के साथ। 3, 4, 5, सभी 6। तो इराक के साथ सीमा साझा करने वाले देशों की अगर सूची निकालें तो हम देखते हैं तुर्की, सीरिया, ठीक है, कौन कौन से हैं आपके? ईरान है, सीरिया है, कुवैत है, ठीक है, जॉर्डन है, बहरीन है, बहरीन नहीं है सॉरी, सऊदी अरब है। तो 1, 2, 3, 2, 5 कितने हैं? 5 हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर और देखते हैं क्या कह रहा है 58। भारत नेपाल संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत नेपाल शांति मित्रता संधि वर्ष 1950 द्विपक्षीय संबंधों का आधार बनती है जो घनिष्ठ राजनीतिक, आर्थिक और सामरिक संबंधों को सुनिश्चित करती है। काला पानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेख क्षेत्र एक विवादास्पद मुद्दा रहा है जिसे भारत और नेपाल के बीच राजनीतिक तनाव उत्पन्न हो गया है। पारगम्य सीमा भारत के लिए सुरक्षा जोखिम के रूप में हथियारों की तस्करी, आतंकवादी गतिविधियों और नकली भारतीय मुद्रा के प्रवाह को आसान बनाती है। तो यहाँ पे बताना है कौन सी बातें सही हैं। तो मित्रों ये तीनों बातें क्या हैं? बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पर और देखते हैं 59 क्या कह रहा है। संयुक्त राष्ट्र एक विशेष एजेंसी के रूप में यूनेस्को शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति सहयोग को बढ़ावा देकर शांति सुरक्षा प्रदान करती है। ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट क्या है? संयुक्त राष्ट्र सदस्यता स्वचालित में उसमें यूनेस्को में सदस्यता प्रदान करते हैं। ये बात बिल्कुल गलत है। कथन 1, कथन 2 दोनों सही है? नहीं, 1 और 2 गलत है। 1 सही 2 गलत, यानी ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। क्या कह रहा है 60 उसे समझते हैं। उपरोक्त निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अल्पकालिक हैलोजन में गैसें होती हैं जिसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जैसे हैलोजन तत्व होते हैं जिनका जीवन काल 6 माह से कम होता है। ये बात क्या है? बिल्कुल सही है। सागरीय पादप प्लवक शैवाल के साथ ही सागर और क्षोमंडल अजैविक घटक अल्पकालिक हैलोजन के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। ये दोनों बातें सही हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61। क्या कह रहा है? प्रथम सूचना रिपोर्ट FIR एक लिखित दस्तावेज है जिसे पुलिस द्वारा तैयार किया जाता है जब उन्हें संज्ञेय अपराध के बारे में सूचना मिलती है। आरोप पत्र एक औपचारिक पुलिस रिकॉर्ड को संदर्भित करता है जिसमें हिरासत में लाए गए प्रत्येक व्यक्ति के नामों, आरोपों, प्रकृति, आरोपों के लगाने वाले की पहचान दर्शाई जाती है। उपरोक्त में से कौन सा एक सही है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें
तो कौन सा एक सही है? 61 इसमें देखा जाए तो तो ये दोनों बातें क्या हैं? बिल्कुल सही होंगी, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पर। क्या है 62? इसे समझते हैं। वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड WCB के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे दक्षिण अफ्रीका में काले गैंडों की आबादी को संरक्षण करने में संदर्भित करने के लिए जारी किया गया है। यह परिणाम आधारित विश्व बैंक संरक्षित बॉन्ड है जो निजी पूंजी के संरक्षण गतिविधियों के वित्त पोषण के लिए प्रसारित करता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन से कथन सही हैं, तो वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड WCB के संबंध में ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। दक्षिण अफ्रीका में काले गैंडों की आबादी को संरक्षण करने के लिए जारी किया गया, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63। क्या कह रहा है 63? उसे देखते हैं। प्रसारण अवसंरचना और नेटवर्क विकास BIND के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। प्रसार भारती को उसके प्रसारण बुनियादी ढांचे विस्तार और उन्नयन से संबंधित व्यय के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की एक योजना है। इससे देश में भौगोलिक क्षेत्र और जनसंख्या के हिसाब से ऑल इंडिया रेडियो प्रसारण का कवरेज 100% तक बढ़ जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं, तो यहाँ पर केवल एक सही है, जबकि दूसरा क्या है? गलत है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पर। क्या कह रहा है 64? उसे समझते हैं। बेहतर समझ और जनसंख्यात्मक ज्ञान के साथ पढ़ाई में प्रवीणता के लिए राष्ट्रीय पहल निपुण भारत के संदर्भ में विचार कीजिए। यह सुनिश्चित करता है कि देश का प्रत्येक बच्चा वर्ष 26-27 तक ग्रेड 3 के अंत तक का अवश्य रूप से मूलभूत साक्षरता और गणना का ज्ञान हो FLN प्राप्त कर ले। 2 मूलभूत साक्षरता गणना का ज्ञान FLN पढ़ने लिखने और गणित के बुनियादी कौशल को संदर्भित करता है। ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पर। क्या है 65? इसे समझते हैं। महिला कथनों पर विचार कीजिए। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र केवल 40 वर्ष और उससे अधिक उम्र की महिलाओं को दिया जाता है। ओके, ये बात बिल्कुल गलत है। ये जो दिया जाता है महिला बचत पत्र, यह दिया जाता है 21 वर्ष के पूर्व होने खातादार के विवाह पर, ठीक है, 15 वर्ष तक के लिए। ये 40 वर्ष के नीचे वालों को दिया जाता है, महिला या लड़कियों को। सुकन्या समृद्धि योजना का उद्देश्य भारत में बालिकाओं के कल्याण को बढ़ावा देना है। ये बात बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन कौन सा सही है? बी ऑप्शन सही होगा, केवल दूसरा सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर। क्या कह रहा है 66? ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के संदर्भ में विचार कीजिए। इन्वेंट्री मॉडल प्लेटफॉर्म ऑपरेटर खरीदारों और विक्रेताओं के बीच विनिमय की सुविधा प्रदान करते हैं एवं रसद वितरण और प्रतिलाभ के प्रबंधित कर सकता ऑर्डर को पूरा कर सकते हैं। मार्केट प्लस मॉडल में ऑनलाइन खुदरा विक्रेताओं की अपनी माल सूची होती है और वे सीधे अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपभोक्ताओं को बेचते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो यहाँ पर बात करनी है उपरोक्त में से कौन से सही हैं, तो ये दोनों बातें क्या है मित्रों? गलत हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। क्योंकि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म 2 प्रकार के बिजनेस होते हैं, एक मार्केट प्लस मॉडल और माल सूची मॉडल। तो इन्वेंट्री मॉडल प्लेटफॉर्म ऑपरेटर खरीदारों विक्रेताओं के बीच विनिमय की सुविधा प्रदान करते हैं और रसद प्रतिबंधित ऑर्डर को पूरा कर सकते हैं। ये बात बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पर। क्या कह रहा है 67? इसे समझते हैं। ऑपरेशन इंटरफ्लेक्स निम्नलिखित में से किसको सर्वोत्तम रूप से संदर्भित करता है? यूक्रेन के सैन्य सहायता समर्थन के लिए संयुक्त राज्य ब्रिटेन यूके की संयुक्त प्रतिबद्धता, युद्धग्रस्त रोगियों के उपचार के लिए शल्य प्रक्रिया, रूस और अमेरिका के बीच अंतर महाद्वीपीय उड़ान, विनिर्माण प्रक्रियाओं की निगरानी और अनुकूलन के लिए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन ए हमारा सही होगा। यूक्रेन और ब्रिटेन और अमेरिका का संयुक्त उपक्रम है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68
पर क्या कह रहा है 68, उसे समझते हैं। एक यूकेयूएस के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। क्या है इसका उद्देश्य? समूह के बीच साझा क्षमताओं को बढ़ावा देना, बिल्कुल गलत। अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने परमाणु संचालित पनडुब्बियों को एक नया बेड़ा बनाने की योजना बनाई है। एक यूएस वह है, ठीक है। हाल ही में इसमें न्यूजीलैंड एक सदस्य बना है। सदस्यताओं के बीच रक्षा क्षमताओं, हाँ तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। रक्षा क्षमताओं को विकसित करने की बात है, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। पनडुब्बियों, हाल ही में न्यूजीलैंड इस समूह का सदस्य बना है, तो यहाँ पर न्यूजीलैंड इस समूह का सदस्य बना है, ये बात बिल्कुल गलत है। तो कौन सा कथन सही नहीं है? दूसरा कथन सही नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पर। क्या कह रहा है 69, इसे समझते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम SEED के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना वर्ष 2002 में जोहानिसबर्ग में सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन में की गई थी। यह सतत विकास और हरित अर्थव्यवस्था के लिए कार्य करने वाले बढ़ते उद्यमों और महत्वाकांक्षी उद्यमों के साथ सीधे कार्य करता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है इसको बताना है। तो मित्रों ये दोनों कथन क्या हैं? बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर। क्या कह रहा है 70, उसे समझते हैं। ग्रीन शिपिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? ग्रीन शिपिंग का तात्पर्य पर्यावरण संप्रिय प्रभाव को कम करने के लिए समुद्री उद्योग और पर्यावरण के अनुकूल प्रथाओं को प्रौद्योगिकी को कार्यान्वयन से है। ग्रीन शिपिंग का मुख्य पहलू जहाजों को विद्युत प्रदान करने और ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए LPG और हाइड्रोजन जैसे वैकल्पिक ईंधन का प्रयोग करना। भारत ने अभी तक ग्रीन शिपिंग में वैश्विक केंद्र बनने के लिए कोई निश्चित समय सीमा निर्धारित नहीं की है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें ग्रीन शिपिंग क्या है, तो ग्रीन शिपिंग का तात्पर्य पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने, समुद्री पर्यावरण के अनुकूल करने, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरी बात के बारे में अगर हम बात करें, ग्रीन शिपिंग प्रमुख पहलुओं के लिए हाइड्रोजन या LPG जैसे वैकल्पिक ईंधनों की बात करना, ये भी बात बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर भारत के संबंध में बात करें तो भारत ने इसकी समय सीमा तय कर दी है और वो समय सीमा 2030 है। तो कितने कथन सही हैं? 2 कथन सही हैं, तीसरा कथन गलत है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पर। निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। सरसों, कपास, मूंगफली, चना और मटर। इसमें बताना है कौन सी फसल आपकी रबी की फसल है, ठीक है। तो रबी की फसल के बारे में अगर हम बात करें तो यहीं पर बता दें, आपकी जो कपास है वो आपकी रबी की फसल है। किसकी फसल है? कपास जो है वो आपकी रबी की फसल है, ठीक है। और यदि और अगर हम यहां पर बात करें तो ठीक है, और अगर हम बात करें जो मूंगफली की फसल है वो प्रायः खरीफ की फसलों में काउंट की जाती है। तो कितनी? सरसों, मटर और चना रबी की फसल है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पर। क्या कह रहा है 72, उसे समझते हैं। कृषि की कुछ नई पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एरोपोनिक्स एक प्रकार की खेती है जिसमें पौधे की न्यूनतम मिट्टी उपलब्धता के साथ अनुपलब्धता पाइपों पर बोया जाता है। हाइड्रोपोनिक्स एक प्रकार की खेती है जहां पौधों को विकसित होने के लिए किसी बाह्य बीज पोषक तत्वों का। एक्वापोनिक्स एक प्रकार की खेती है जिसमें मछली और कृषि पौधे सहजीवी संबंध बनाते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा कथन सही है, ठीक है। एरोपोनिक्स एक प्रकार की खेती जिसमें पौधे और न्यूनतम मिट्टी की उपलब्धता के साथ अनुलंबवत पाइपों बोया जाता है। तो अनुलंबवत पाइपों में नहीं बोया जाता है। हाइड्रोपोनिक्स एक प्रकार की खेती है, पौधों को विकसित करने के लिए बाह्य खनिज नहीं आंतरिक खनिज पोषक तत्वों का प्रयोग किया जाता है, ये भी गलत। एक्वापोनिक्स एक प्रकार की खेती जिसमें मछलियों के साथ कृषि संबंधी पौधों को भी पैदा किया जाता है, यानी ऑप्शन 3 स्टेटमेंट सही है, यानी केवल एक स्टेटमेंट सही होगा, यानी ऑप्शन ए हमारा क्या होगा?
सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पर। क्या है? बबूल, कोरक्को, खैर, खेजड़ी, पलाश निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन के सामान्य प्रजातियां हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, शुष्क पर्णपाती वन, आर्द्र पर्णपाती वन या कांटेदार वन? तो ये हैं आपके कांटेदार वन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पर। क्या है 74? जनजातियां एवं फसलें क्या हैं? बेडोइन, मूर, रेड इंडियन, जुलू। तो यहां पर यदि हम बात करें कौन सी फसल किसके अंतर्गत आती है, तो यहां पर बात करते हैं बोडोन उत्तरी अफ्रीका की है, बिल्कुल सही है। मूर के बारे में यदि हम बात करें तो मूर आपकी जो फसल है वो मोरक्को यानी दक्षिण अफ्रीका की आती है। कहाँ की है? उत्तरी अमेरिका, तो ये न्यूजीलैंड गलत है, मोरक्को की है। कहाँ की है? मोरक्को। ठीक है। रेड इंडियन के बारे में यदि हम बात करें तो मित्रों जो रेड इंडियन हैं वो आपके उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी हैं। कहाँ के? उत्तरी अमेरिका के, ये गलत है। जुलू के बारे में यदि हम बात करें तो ये दक्षिण अमेरिका में, अफ्रीका में है, ये सही है। यानी कितने सही हैं? 1 और 4, यानी ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पर। क्या कह रहा है 75? उसे समझते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? माल ढुलाई भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों की हिस्सेदारी बढ़कर 10% हो गई है। ओके, 10% हो गई है। इसके बाद आगे चलते हैं। नदियों में, भारत में नदियां, नहरें, आबराई जल अंतर्देशीय जलमार्गों का एक व्यापक नेटवर्क है। तो यहां पर बात करते हैं हिस्सेदारी 5% बढ़ी है। कितनी? 5%। पहला गलत, दूसरा सही, यानी ऑप्शन डी सही। पहला गलत किंतु दूसरा सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पर। क्या है 76? मिल्पा, रोको, लदांग, तमराई संदर्भित करते हैं स्थानांतरित कृषि की पद्धतियों, विश्व रूप निवास करने वाली जनजातियां, भारतीय मूल की जनजातियां, हाल ही में तटों और उपबंधीय मानसून के नाम, कंदन प्रजातियां, अत्यधिक जल को सूखा। तो ये हैं स्थानांतरित कृषियों के नाम हैं। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पर। क्या कह रहा है 77? इसे समझते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ब्राजील विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य है। ओके। चाय उत्पादन के मामले में भारत इस सूची में पहले स्थान पर आता है। थाईलैंड रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें विश्व में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी ब्राज़ील द्वारा उत्पादित होती है। चाय के बारे में बात करें तो 2 मिलियन टन चाय के बाद जो चीन है वो पहले स्थान पर है। कौन है? चीन, यानी दूसरा स्टेटमेंट गलत। तीसरे पे पहुंचते हैं। थाईलैंड रबड़ का सबसे बड़ा आयात उत्पादक देश है। ये बात बिल्कुल सही है, थाईलैंड सबसे बड़ा है। तो ऑप्शन कितने सही हैं? 2 सही हैं, यानी बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78। पूंजी निवेश, दबाव समूह का प्रभाव, भंडारण, भंडार गृह, जलवायु। ठीक है, तो क्या बताना है इसमें? आगे देखते हैं। उपरोक्त कारकों में से उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो उपरोक्त कारकों में से कच्चा माल है, बिल्कुल सही है। कौन कौन है? अगर हम यहां से देखें तो कच्चा माल, दबाव समूहों का प्रभाव बिल्कुल है, पूंजी निवेश है, प्रौद्योगिकी है, भौगोलिक कारक जलवायु है, पूंजी है, ठीक है, जल श्रम। तो ये सभी हो जाएंगे, यानी ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पर। क्या कह रहा है 79? उसे समझते हैं। भारत की जनसंख्यानिकी लाभांश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करिए विचार। भारत की कुल जनसंख्या कार्यकारी आयु 2030 तक अपने उच्चतम स्तर तक पहुंच जाएगा। ये बात बिल्कुल क्या है? सही होगा।
ठीक है। वर्ष 2030 तक भारत की निर्भरता अनुपात घटकर 10% हो जाएगा। नहीं, 10% तो नहीं होगा, क्योंकि कार्यकारी जनसंख्या की आबादी 69.9% होगी, तो ये 10% से ज़्यादा तो है, यानी दूसरा स्टेटमेंट गलत, पहला सही, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित में कौन सा देश मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक है? अफ्रीका, भारत, ब्राजील और चीन। तो दक्षिण अफ्रीका सबसे बड़ा मैग्नीज उसका सबसे बड़ा उत्पादक देश है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पर। क्वांटम प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को प्रदर्शन को बढ़ावा देने के लिए शास्त्रीय भौतिकी सिद्धांतों का उपयोग करता है। यह क्वांटम क्यूबिट्स पर निर्भर करता है, जो एक साथ कई अवस्थाओं में मौजूद हो सकता है। यह मुख्य रूप से पारंपरिक दहन इंजन ईंधन आधारित परिवहन की दक्षता पर सुधार पर केंद्रित है। तो यहाँ पर बताना है कौन सा ऑप्शन कथन सही है। तो मित्रों यहाँ पर कौन कौन से कथन सही हैं ये बताने हैं। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के प्रदर्शन को बढ़ावा देने के लिए बहुत शास्त्रीय भौतिकी सिद्धांत का उपयोग करता है, ये गलत है। क्वांटम बिट्स पर निर्भर करता है, ये बात बिल्कुल सही है। मुख्य रूप से पारंपरिक दहन का ईंधन आधारित परिवहन क्षमता को सुधार करता है, ये भी गलत है, यानी ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पर। क्या कह रहा है 82, उससे समझते हैं। जल और बर्फ के संदर्भ के गुणों को निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जल जमने में फैलता है और ठोस अवस्था में तरल अवस्था की तुलना में अधिक घनत्व, इसका घनत्व कम होता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। तरल जल पर बर्फ का उत्प्लावन का योगदान क्या है, देता है, ये भी बात बिल्कुल सही है, यानी दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पर। क्या कह रहा है 83, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वसा, पाइसी कारक, स्थायी कारक, प्रतिउर्सक कारक और विरंजक, प्रतिऑक्सीकारक, परिरक्षक उपयुक्त में से कितने का पोषण मूल्य है? उपयुक्त में से कितने पोषण मूल्य हैं, इस पर बात करें तो वसा पाइसीकरण स्थायी कारक ये नहीं है, प्रतिकुर्सक कारक ये भी नहीं है, प्रतिऑक्सीकारक ये भी नहीं है, परिरक्षक, इनमें कोई भी पोषक मूल्य नहीं है, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पर। क्या कह रहा है 84, उसे समझते हैं। गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब दो वस्तुओं का द्रव्यमान अधिक होता है तो वे समीप होती हैं, तो गुरुत्वाकर्षण अधिक मजबूत हो जाता है। उच्च द्रव्यमान और छोटी त्रिज्या एक खगोलीय पिंड के लिए उच्च पलायन वेग का कारण बनती है। गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा गुरुत्वाकर्षण से संबंधित एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमेशा ऋणात्मक होती है। इसमें से कितने कथन सही हैं? तो ये जो तीनों कथन की बात की गई है, ये तीनों के तीनों क्या हैं, सही हैं। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पर। दाब बढ़ने पर द्रव्य का क्वथनांक बढ़ जाता है, अशुद्धियां मिश्रित करने पर द्रव्य का क्वथनांक घट जाता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो उपरोक्त में से दाब बढ़ने पर द्रव्य का क्वथनांक बढ़ जाता है, ये बात बिल्कुल सही है, जबकि दूसरा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पर। क्या है 86, इसे समझते हैं। जब पदार्थ को अधिक तापमान तक गर्म किया जाता है तो प्लाज्मा में परिवर्तित हो जाता है, यानी ये स्टेटमेंट क्या है हमारा, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। प्लाज्मा की उपस्थिति में कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप का प्रतिदीप्त करती हैं, ये दोनों बातें सही हैं। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। दुग्ध, रुधिर, समुद्री जल, शराब और कॉफी उपरोक्त में से कितने अम्लीय प्रकृति के हैं? अम्ल, अगर यहाँ पर आके आप अम्ल की बारे में बात करें तो कौन, जिनकी अम्लीयता या क्षारीयता पीएच मान पर निर्भर करती है, 7 से नीचे वाला जिसका पीएच वैल्यू 7 से नीचे होती है वो अम्ल होता है। ठीक है, बिलो देन 7 तो वो अम्ल है, और ग्रेटर देन 7 होगा तो वो क्षार होगा। ठीक है, जिसकी वैल्यू क्षार 7 से ज़्यादा हो वो अम्ल, और 7 से कम हो वो अम्ल, और 7 से ऊपर क्षारीय। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो दूध का पीएच वैल्यू कितनी है? 6.4
कितनी होती है 6.6 से 6.8 तक होती है, यानी ये अम्ल हो गया। समुद्री जल के बारे में, रुधिर के बारे में यदि हम बात करें 7.35 से 7.45, तो ये आपका क्षार है, अम्ल नहीं है। समुद्री जल के बारे में यदि हम बात करें तो ये 7.5 से 8.4 तक, ये भी आपका अम्ल नहीं है। ठीक है। शराब के बारे में बात करें तो ये 2.8 से 4 तक होता है, तो ये आपका अम्ल है। कॉफ़ी के बारे में यदि हम बात करें तो ये 4.8 से 5 तक होता है, ये भी है, यानी 1, 4, 5 कितने हो गए, 3 हो गए, यानी ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83। ओजोन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है, रोगाणु नाशक के रूप में कार्य किया जाता है, सही है। इसका उपयोग विरंजक अभिकारक के रूप में होता है, ये भी सही है। इसका उपयोग अन्य रसायन बनाने में किया जा सकता है, ये भी सही है, यानी सभी 3 सही होंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पर। क्या कह रहा है 89, उसे समझते हैं। स्वप्रत्यक्षी विकार, कोविड-19, कैंसर, इम्यूनोथेरेपी उपरोक्त में से कितने साइटोकाइन स्टॉर्म और साइटोकाइन रिलीज सिंड्रोम से संबंधित हैं? तो ये तीनों के तीनों साइटोकाइन स्ट्रोम और साइटोकाइन रिलीज सिंड्रोम से संबंधित हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19, इसे समझते हैं। कभी कभी जन समाचारों के पहले पद में जिंक, फिंगर, न्यूक्लियस और टैलेंट संबंधित हैं। अंतरिक्ष अन्वेषण, आनुवांशिक अभियांत्रिकी, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, जलवायु परिवर्तन समन। यहाँ पर कौन सा न्यूक्लियस टैलेंट से संबंधित है? तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत इससे आनुवांशिक अभियांत्रिकी इससे संबंधित है। कौन है? आनुवांशिक अभियांत्रिकी। कौन संबंधित है मित्रों? आनुवांशिक अभियांत्रिकी, यानी जियोजेनेटिक इंजीनियरिंग। नेक्स्ट है आपका मानव में पाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कार्बोहाइड्रेट पाचन मुख्य रूप से अमाशय में शुरू होता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन निम्न रूप से अमाशय में शुरू होता है, ये बात बिल्कुल गलत है। कार्बोहाइड्रेट जो है उसका पाचन मुंह की लार से ही शुरू हो जाता है, अमाशय में नहीं। पित्त अग्नाशय द्वारा निर्मित होता है और वसा के पाचन में पित्त अग्नाशय द्वारा नहीं जबकि लीवर द्वारा होता है, ये भी स्टेटमेंट गलत। अधिकांश पोषक तत्व अवशोषण बड़ी आंत में होता है, नहीं छोटी आंत में होता है, यानी यहाँ पर कोई भी विकल्प हमारा सही नहीं है। रेबीज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विषाणु के कारण होता है, किसके कारण होता है? विषाणु के कारण, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है। आमतौर पर दूषित जल और भोजन के माध्यम से, ये बात बिल्कुल गलत है। एक बार नैदानिक लक्षण प्रकट होने पर रेबीज वस्तुतः 100% घातक होती है, ये भी बात बिल्कुल सही है। यानी 1 और 3 ऑप्शन कौन से हैं? केवल 2 सही हैं, यानी 1 और 3 ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पर। जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम के संदर्भ में, ये नियम भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 के अंतर्गत बनाए गए हैं। पहला स्टेटमेंट। दूसरा, वे जैव चिकित्सा अपशिष्ट उत्पन्न करने वाली सुविधाओं को अपशिष्ट पदचिह्न के निर्धारित करने के लिए बार कोड का उपयोग करने के लिए बाध्य करते हैं। तो यहाँ पर ये कौन सी स्टेटमेंट? पहला गलत जबकि दूसरा सही है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पर। क्या कह रहा है 94, उसे समझते हैं। सुपर कंप्यूटर और देश तिनाई 2 किसने बनाया? तिनाई 2 अगर हम बात करें तो ये चीन के द्वारा निर्मित है। फोगोकू ये जापान के द्वारा है। और समिट के बारे में यदि हम बात करें अमेरिका के द्वारा है, यानी एक भी यहां पर सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पर।
वैज्ञानिक विकास के संदर्भ में ट्यूरिंग परीक्षण का उपयोग किया जाता है। सोलर पैनल की दक्षता के आकलन के लिए, परमाणु रिएक्टरों की सुरक्षा के मूल्यांकन के लिए, कृत्रिम प्रणालियों की बुद्धिमत्ता के मापन के लिए, पारिस्थितिकी तंत्र में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के अध्ययन के लिए। तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96। ध्वनि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ध्वनि तरल पदार्थों की तुलना में ठोस पदार्थों में तीव्रता से यात्रा करती है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। तापमान में वृद्धि के साथ वायु में ध्वनि की गति बढ़ जाती है, दोनों सही हैं। प्रकाश के विपरीत ध्वनि निर्वात की यात्रा नहीं कर सकती, ये भी सही है, यानी सारी बातें सही हैं। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97। सामान्य तापमान पर सभी सामग्रियों में कुछ मात्रा में विद्युत प्रतिरोध होता है, ये बात सही है। सामग्री अतिचालक अवस्था में संक्रमण करते समय चुंबकीय क्षेत्र में निष्कर्षित कर देती है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पर। क्या कह रहा है 98, उसे समझते हैं। किसी प्रजाति में पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा, किसी प्रजाति में अधिकतम संख्या आकार जिसमें पर्यावरण अनिश्चित काल तक जीवित रख सकता है। संसाधन उपलब्धता, पर्यावरणीय परिस्थिति जैसे बाह्य कारकों के बीच कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह पूरी तरह प्रजातियों के प्रजनन रणनीतियों पर निर्भर करता है। तो हम लोग देख रहे थे 98 क्वेश्चन। क्या है 98 क्वेश्चन, उसे देखते हैं। किसी प्रजाति किसी पारिस्थितिकी तंत्र को धारण क्षमता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह किसी प्रजाति का अधिकतम जनसंख्या आकार है जिसे पर्यावरण अनिश्चित काल तक जीवित रख सकता है। पहला स्टेटमेंट। संसाधन उपलब्धता, पर्यावरणीय परिस्थितियाँ जैसे बाह्य कारकों को इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और यह पूरी तरह प्रजातियों के प्रजनन रणनीतियों पर निर्भर करता है। दूसरा ऑप्शन स्टेटमेंट। उच्च धारण क्षमता वाली पारिस्थितिकी तंत्र कम धारण क्षमता वाली पारिस्थितिकी तंत्र की तुलना में किसी प्रजाति की बड़ी आबादी को धारित कर सकता है। तो यहाँ पर बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो यह किसी प्रजाति की अधिकतम जनसंख्या के आकार जिसे पर्यावरण अनिश्चित काल तक जीवित रख सकता है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। संसाधन उपलब्धता, पर्यावरणीय परिस्थितियाँ जैसे बाह्य कारकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट स्टेटमेंट। उच्च धारण क्षमता वाले पारिस्थितिकी तंत्र कम धारण क्षमता वाले पारिस्थितिकी तंत्र की तुलना में किसी प्रजाति की आबादी धारित कर सकता है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया? गलत हो गया। तो कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं? पहला और तीसरा, यानी ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 99? प्रकाश से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। प्रकाश संबंधित का परिक्षेपण अपवर्तन का कारण होता है। किसका कारण होता है? अपवर्तन का कारण। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आकाश का रंग लाल प्रकाश परावर्तन के कारण होता है। तो मित्रों, यह भी स्टेटमेंट गलत है। प्रकाश के परावर्तन का नहीं, बल्कि ये प्रकीर्णन के कारण होता है। किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण होता है, यानी दूसरा स्टेटमेंट गलत। तीसरे स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। इन धनुष का निर्माण के दौरान वर्षा की बूंदें पूर्ण आवर्तन परावर्तन करते हैं, यानी ऑप्शन 1 और स्टेटमेंट 3 हमारा सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा सही होगा। आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। क्या है? तरंगों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। सर्प अवरक्त तरंगों को संसूचित कर सकते हैं। रिमोट नियंत्रकों में अवरक्त तरंगों का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। एक्सरे के अत्यधिक संपर्क में आने से जीवित ऊतकों और जीवों का नुकसान पहुंचता है। उपरोक्त में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो मित्रों, ये तीनों स्टेटमेंट क्या है? हमारे सही हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। तो इस तरह आज हम लोगों ने दृष्टि आईएएस संस्थान का मॉडल टेस्ट पेपर 12वां सॉल्व किया है और इस नए नूतन वर्ष में आपको ये 12 पेपर मिलते हैं और इसके साथ ही हम लोग शीघ्र ही यूपीपीसीएस के प्रीलिमिनरी एग्जाम से रिलेटेड मॉडल टेस्ट पेपर भी सॉल्व करेंगे। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और अपने कमेंट हमें ज़रूर बताइए, जिससे हमें अपने आप को और इम्प्रूवमेंट करने का
उत्साह मिलता है। और जय हिंद, जय भारत।